नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में दृश्या के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की दूसरी बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हरियाणा में ड्रोन पायलट के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड के तत्वाधान में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री को बताया गया कि हरियाणा यूएवी संचालित गवर्नेंस एप्लीकेशन को तेज गति देने के लिए एक अलग निगम बनाने वाला पहला राज्य है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि दृश्या की स्थापना राज्य में एक अनूठी शुरुआत है, क्योंकि अब ड्रोन की मदद से क्षेत्र के विकास का पता लगाने के साथ साथ अवैध अतिक्रमण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। दृश्या बोर्ड डायरेक्टर की बैठक की गई, खबर आपको ये चंडीगढ़ से बता रहे हैं। दृश्या बोर्ड डायरेक्टर की बैठक हुई, सीएम ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दृश्या की स्थापना एक अनूठी, उन्होंने बताया कि दृश्या की स्थापना एक अनूठी शुरुआत है। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब नागरिक अपने वार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की मांग नगर दर्शन पोर्टल पर डाल सकेंगे। इसके अलावा वो इस पोर्टल पर शिकायतें और सुझाव भी दे सकते हैं, जो आगामी कार्रवाई के लिए विभाग को प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नगर दर्शन पोर्टल के शुभारंभ से अब हरियाणा के प्रत्येक निकायों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं विकास कार्यों समेत नए विकास कार्यों की मांग का संपूर्ण डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्मित किए जा रहे भवन और सड़कों के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने करीब 2900 करोड़ रुपए के भवन निर्माण और लगभग 3500 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि राज्य के सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाए जाएं, ताकि बारिश होने पर वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बैठक की अध्यक्षता की और उन्होंने कहा है कि सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाया जाए, जिससे बारिश में लोगों को परेशानी ना हो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने समीक्षा बैठक की और बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाने जाने की। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती को भिवानी में पूरे धूमधाम से मनाई गई। वहीं कार्यक्रम में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफा और भवानी खेड़ा के बीजेपी विधायक विशंबर वाल्मीकि ने भी बाबा साहेब को याद किया। वहीं कृषि मंत्री ने कहा है कि आम आदमी पार्टी बेवजह पेंशन को मुद्दा बना रही है। हम तो ये मानते हैं कि ऐसे महान जयंती पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है और ऐसे ही महान पुरुषों की वजह से, जो उन्होंने संविधान दिया उसकी वजह से हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको बराबर का हक है और सबको आगे बढ़ने का हक मिला है। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विशेषकर धन्यवाद करता हूं कि इन सब महान पुरुषों के, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे और महान पुरुष हों, इनकी सभी की जयंती को हमने सरकारी तौर पर मनाना शुरू किया है। और आज पूरे जिले के अंदर हर जिला स्तर पर एक साथ हमने ये कार्यक्रम किए हैं। बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। झज्जर पहुंचे रामचंद्र जागड़ा ने कहा है कि लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, सिर्फ भारतीय परिधान को ही ग्रहण करना चाहिए। जागड़ा ने कहा है कि जींस विदेशी लोगों का कचरा है, जिसे भारत जैसे देश में बेचा जा रहा है और इसलिए इसका बहिष्कार करना चाहिए। उसके बाद वंदना
सलवार कुर्ता बहुत अच्छी तहजीब का पहनावा है। ये जींस से स्कर्ट ये हमारा पहनावा नहीं है। और आजकल तो पता नहीं क्या बेड़ा गर्क हो गया, फटी हुई पेंट पहन के फैशन में। और यूरोप को अपना कचरा निकालना था, तो उन्होंने देखा ये कचरा यूरोप का फटी हुई पेंट कहां निकल सकती है, देश में इतनी इकट्ठी होगी। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बड़े नकलची। कुरुक्षेत्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर कमेटी के अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे, जहां उन्होंने अम्बेडकर भवन के लिफ्ट और अम्बेडकर गैलरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन दलितों, शोषितों को समर्पित किया। आज यहां अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, जो बेहद प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि बाबा साहेब पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। उन्होंने भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। उनमें विद्वता इतनी थी कि उन्हें हमारे संविधान का निर्माण का जिम्मा दिया गया, और साथ ही उन्होंने समता मूलक समाज संविधान पेश किया, जिससे आजाद भारत की तदबीर बदल दी। और इस मौके पर सांसद, विधायक, प्रोफेसर मौजूद रहे। दलित, वंचित और ऐसे समाज के लिए, उनकी आंखों को दिलाने के लिए, संघर्ष करने के लिए आगे आया और पूरा जीवन उसके लिए जो है त्याग किया है। तो वो सारा जीवन अभी बताने के लिए नहीं ठहरा, लेकिन बहुत ही बड़ा, इसलिए उनको भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर है। और बहुत बड़ी उनकी योगदान है, और उनकी जो विद्वता है, वो विद्वता में जो है उन्होंने भारत की संविधान को रचना करके आज देश को आगे चलाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ रही आगजनी की घटनाओं पर अंकुश पाने के लिए गुरुग्राम दमकल विभाग ने 14 से 20 अप्रैल तक फायर सेफ्टी वीक मनाने की शुरुआत की। इस कड़ी में दमकल विभाग की ओर से सेक्टर 29 के फायर स्टेशन में फायर सर्विस डे मनाया गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 के फायर विभाग के ऑफिसर फायर सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस दौरान लोगों को फायर संबंधी जानकारी भी दी। इस आग लगने की स्थिति में उससे कैसे बचाव किया जा सके, लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को भी आग लगने की घटना के समय उन तमाम बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो अपनी बचाव कर सकें और सुरक्षित वहां से निकल सकें। अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में फायर सेफ्टी डे, फायर डे मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मुंबई डॉक यार्ड पर एक अग्नि घटना हुई, जिसकी सूचना जैसे नज़दीक के फायर स्टेशनों को मिली और सभी फायर स्टेशनों से वहां पे गाड़ी पहुंच गई। सूचना मिली कि शिप में, रुई में आग लगी हुई है। जब मौके पर जाके देखा, आग बुझाने लगे और फायर फाइटिंग करने लगे हमारे जवान, तो वहां पे 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 विस्फोट हुए, और जैसे ही वो विस्फोट हुआ, पूरी सर्विस के जवान, वहां पर जो कर्मचारी थे, फायर के जवान, पुलिस के जवान और जो आसपास के जो लोग थे, 253 लोग एट द स्पॉट ही खत्म हो गए। एट द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। और हमारे फायर सर्विस के 66 जवान जो वहां पर शहीद हुए, उनकी याद में 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे मनाया जाता है। हिसार सिविल अस्पताल में सीएमओ कार्यालय के सामने कोरोना काल के समय में लगाए गए कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में 14 दिन से धरना जारी है। आपको बता दें कि अपनी ड्यूटी को बहाल करवाने के लिए कर्मचारियों ने 1 अप्रैल से धरना शुरू किया था। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हमें अब बेरोजगार कर दिया गया है और इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। आज हमारे धरने को 14वां दिन हो गया है और अभी तक कोई अधिकारी की तरफ से हमें कोई कुछ आया नहीं है भाई आपका आगे क्या होगा। लेकिन हम मांग ये कर रहे हैं कि हमारा एनएचएम में मर्ज किया जाए और जो कोविड में हमारे साथी काम कर रहे थे सभी को कोविड में लिया जाए। तो आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है?
हमारी मांगे ज़्यादा नहीं कि हम भाई पक्का ही कर दो, लेकिन हमारी मांगे ये है कि जो कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया था, कृपया उस सम्मान का सम्मान करें भाई, ताकि आगे भी हम काम करेंगे। और हमारी मांग ये है कि हमें एनएचएम में मर्ज किया जाए और ड्यूटी पर बहाल किया जाए। जी, मेरा नाम उषा है और मेरी पोस्ट स्टाफ नर्स की थी। मैंने आइसोलेशन वार्ड में कार्य किया है और मेरी ज्वाइनिंग जी दिसंबर 2020 में हुई थी। और आइसोलेशन में कोविड के मरीज आते थे, उनमें शिशु भी था और शिशु के अंदर सीरियस मरीज थे, उनमें हमें काम किया है। तो कितने कर्मचारी आज धरने पर हैं इसको लेकर? जी 71, हिसार में 71 कर्मचारी धरने पर है। सर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है सारे जो कोरोना की एक स्कीम में लगाए गए थे। उनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, क्लास 4 स्वीपर है, रिसर्च असिस्टेंट है। सर, इन सभी को कोरोना के लिए कोरोना को हराने के लिए इनकी भर्ती की गई थी और सभी की अगस्त 2020 में भर्ती की गई है। सर, 1.5 से 2 साल सभी को काम करते हुए हो गया। और जो ये लोग दरी पे बैठे देख रहे हो आप, इनमें से मोस्टली ऐसे बंदे हैं जो 2 से 3 बार पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी पॉजिटिव हो चुके हैं। और सरकार ने इनको ये सम्मान देने का काम किया है। मोदी जी ने जब सेकंड वेव आई थी, तब मोदी जी ने हेलीकॉप्टरों से फूल की बरसात की थी और 31 मार्च को कोरोना योद्धा को उन्होंने दरी पे बिठाने। पुनारा के बिसरू गांव में मनरेगा लोकपाल रविंद्र चौहान में पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा योजना के तहत घरों में बनाए गए कैटल शेडों की जांच की और मौके पर शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कराए। रविंद्र चौहान ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली कि सरपंच ने पंचायत अधिकारियों से सांठगांठ करके मनरेगा योजना के तहत घरों में कैटल शेड कागजों में बनाए दिखाकर मनरेगा राशि का गबन किया और इस दौरान उन्होंने करीब 6 घरों में पटवारी और मनरेगा ऑपरेटर के साथ मुआयना किया, जहां एक भी घर में कैटल शेड बना हुआ नहीं मिला। और इस दौरान उन्होंने पंचायत पटवारी से संबंधित रिकॉर्ड मांगा, तो रिकॉर्ड नहीं मिलने पर उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। वहीं इस घोटाले की पूरी जांच पारदर्शी तरीके से हुई तो दर्जनों संबंधित कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। बिसरू में आज हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें कहा कि कैटल शेड के लिए अमाउंट जारी हुआ और जारी होने के बाद यहाँ कैटल शेड बनने थे, लेकिन आज तक यहाँ धरातल पर कोई कैटल शेड नहीं बना है। इसकी जांच के लिए हम आ जाए। सर, कितने कैटल शेड आपने जांचे हैं? अभी तक लगभग 3-4 के करीब हम जांच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। सोनीपत में पुलिस लाइन में सरकारी आवास में रह रही महिला सिपाही के साथ देर रात पुलिस लाइन के सरकारी आवास में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आपको बता दें कि महिला सिपाही की शिकायत पर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा ली है। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि सिपाही और युवक दोनों लिव इन में रह रहे थे और किसी बात पर विवाद हो जाने के बाद दुष्कर्म की शिकायत दी गई और पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल रात को 2:30 बजे के करीब एक कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल, तो उनकी कॉल आई। कॉल में बताया गया कि भाई मेरे लिव इन रिलेशन में जो लड़का मेरे साथ रहता है, तो उन्होंने रेप किया है। उनसे रिटर्न में दरख्वास्त ली गई। दरख्वास्त पे हमने केस रजिस्टर कर दिया है आरोपी के खिलाफ। और उसके बाद हमने जो लेडी कांस्टेबल थी, उनका मेडिकल करा के 164 के बयान कराए गए। आगे जांच जारी। गुरुग्राम में विजिलेंस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल विजिलेंस टीम को शिकायत मिली थी कि बादशाहपुर थाने में तैनात एएसआई प्रमोद कुमार सीएम विंडो की तफ्तीश मामले में 10,000 की रिश्वत की डिमांड कर रहा है और जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए विजिलेंस टीम ने बादशाहपुर थाने में रेड कर एएसआई प्रमोद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा कर दिया। बहरहाल विजिलेंस टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कल हमारे मोदी जो हमारे मुकेश कुमार है इस मुकदमा के, उन्होंने आकर के लिखित दरखास्त दी थी कि ऐसे ऐसे बादशाहपुर में मेरी एक दरखास्त पेंडिंग है, जिसमें मेरा जो दरखास्त है उसके अंदर मैंने किसी कंपनी से पैसे लेना है और उसकी जो जांच कर रहा है सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो बादशाहपुर में तैनात है, उसने इस जांच को पूरा करके मेरे फेवर में करने के लिए 10,000 की डिमांड की थी, लेकिन 7,000 में हमारा सौदा तय हुआ है।
जिसने आज मेरे को पैसा लेने के लिए बुलाया है। मैं इस रिश्वत का पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस रिश्वतखोर को काबू करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के तहत जींद में छापेमारी अभियान चलाया और जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को चालान भी काटा, जहां अस्पताल परिसर, सिविल सर्जन कार्यालय, मिनी सचिवालय, तहसील कार्यालय, रेलवे स्टेशन के अंदर धूम्रपान करने वाले 19 लोगों के चालान काटे गए, जिसमें 6 स्कूल के पास बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों और 13 धूम्रपान करने वाले लोगों के चालान शामिल हैं। वहीं चालान से 3,570 रुपए का जुर्माना वसूला गया और इस दौरान सिविल सर्जन डेंटल डॉक्टर रमेश पांचाल ने अभियान के तहत धूम्रपान करने वालों को जागरूक किया और समझाया कि धूम्रपान से काफी ज्यादा नुकसान होता है। ऐसा आज राष्ट्रीय तंबाकू कार्यक्रम के तहत हमने जगह जगह जहाँ पब्लिक प्लेसेस है वहाँ जाके लोगों को जागरूक किया है कि बहुत गलत चीज़ है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। और 16 लोगों का हमने चालान काटा है, जिसमें सामान्य अस्पताल है, हमारा कोर्ट परिसर है, BDPO दफ्तर है, तहसील है, और 6 ऐसे दुकानदार हैं जो स्कूल और कॉलेज की दीवार के साथ थे, उनके भी हमने चालान काटे। उनको बताया कि स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में आप बीड़ी सिगरेट नहीं बेच सकते, ये कानून के खिलाफ है, इसलिए आप इन जो बीड़ी सिगरेट बेचते हैं इनको ना बेचें। चरखी दादरी के रावलदी खातीवास रोड पर एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने शवों के पोस्टमार्टम के लिए रोहतक रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है और मिली जानकारी के अनुसार युवती ITI में पढ़ती थी और युवक प्लम्बर का काम किया करता था और दोनों ही पिछले 3 दिनों से लापता थे। लड़की के परिजनों ने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत भी दी थी। मोनू है और लड़का नवीन, ये कल रावलदी खातीवास रोड पर एक कीकर के पेड़ से दोनों ने फांसी का फंदा लगा रहा तो किया, जिनके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ GH ले आए थे। इनका रेफर किया गया है PJ रोहतक का, वहाँ जाकर इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। खबर चरखी दादरी से है। आपको बता दें कि यहाँ पे ITI की छात्रा थी और साथ में रहने वाला युवक प्लम्बर का काम किया करता था। इन दोनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। ये दोनों प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि ये युवक प्लम्बर का काम किया करता था। राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किया गया है और जिससे हरियाणा के पहलवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इस फैसले से पहलवान और कोच बहुत ही ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती हरियाणा की शान है और वो सभी पहलवानों के रग रग में बसी हुई है। सभी पहलवानों में कुश्ती का जुनून है और इसको बाहर करने से पहलवानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं सभी ने केंद्र सरकार से आवाज उठाने की अपील की है। खेल से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, जिससे खिलाड़ियों के लिए, रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बोल रहे हैं कि भाई कुश्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सभी इंडियन के लिए और इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं। चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए और कुश्ती को शामिल रखना चाहिए। ऐसा करते हैं कई चीज़ों में, जब इनकी टीम जैसे कोई देश कराता है ना, तो उनके अच्छे खिलाड़ी नहीं होते, वो क्या करते हैं रेसलिंग को, उनके रेसलर अच्छे नहीं होंगे, निकाह ऐसे कर देते हैं। 2000 टोक्यो में आपको पुरानी बात याद होगी, जब 2020 में जो टोक्यो में होना था, उसको रेसलिंग को भी निकाल दिया था, लेकिन उस टाइम रशिया ने और बहुत देशों ने विरोध किया और एकदम वापस वो आ गई थी इस तरह। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि अभी इसका बहुत विरोध होगा और ये वापस आएगी, क्योंकि इसमें हमारे हमेशा देखिए इंडिया का बहुत अच्छा इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अच्छे मेडल आते हैं हमारे, मतलब अगर 6 कैटेगरी हैं, 6 मेडल हमारे पूरे आए हमेशा। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही मतलब गलत एक
गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है। तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं। तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। जैसे हम 3rd 4th या मेडल टैली में जहाँ भी हम स्टैंड करते थे, उससे हम जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे, और उसी को बाहर निकाला जा रहा है। चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दुष्यंत चौटाला ने बाबा साहेब को पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद उन्होंने जनता से भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने की अपील की। डिप्टी सीएम ने आगे ये कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में संविधान निर्माता हुए, जिनकी बदौलत आजादी के बाद देश तरक्की की ओर चल रहा है। वहीं साथ ही साथ हरियाणा में बिजली संकट पर बोलते हुए कहा है कि बिजली की कोई कमी नहीं है। हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन देने में भी पहले नंबर पर है। कर्मठ उपायुक्त श्री सुशील सारवान जी आईएएस भूखा देकर माननीय उप मुख्यमंत्री जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जब तक सूरज चांद रहेगा। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पूरे प्रदेश भर में सरकार बना रही है, और आज उसी उपलक्ष्य में 2 कार्यक्रम पानीपत में भी हैं। और मैं तो सबको यही कहूँगा कि जिस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसा संविधान निर्माता रहा, आज उसका नतीजा है कि 75 वर्ष के अंदर इस देश के और मजबूत और आगे बढ़ाने में उस संविधान का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। और मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि हम भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार हैं। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के 131वीं जयंती कार्यक्रम में उनकी विचारधाराओं के आदान प्रदान तथा उनके जन जन तक प्रसार और प्रचार के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहेब की जयंती के साथ साथ बैसाखी पर्व और महावीर जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तालियों की गड़गड़ाहट उनके लिए रुकनी नहीं चाहिए। बाबा साहेब की 131वीं जयंती मनाई गई। कैथल से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पे कमलेश ढांडा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और जिला प्रशासन ने शिरकत की और प्रदेशवासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जात पात से ऊपर उठकर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा दिखाई है और उनकी बदौलत आज हम भारत के संविधान में सुख की सांस ले रहे हैं और ढंग से जीवन जी पा रहे हैं। भारत के उस महान देखिए 131वीं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भारत रत्न उनकी जयंती है और मैं सबको बधाई देता हूं। हरियाणा सरकार जितने भी संत महात्मा ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान किया है, तो उनके लिए हरियाणा सरकार हमेशा पहल करती है और करती रहेगी और मैं पूरे समाज को बधाई देता हूं। देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। पहले तो पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की कमर तोड़ी, तो अब वहीं सीएनजी के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज फिर से तीसरी बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हुई, तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलो मिल रही है। वहीं गुरुग्राम में सीएनजी 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो हो गई है, तो साथ ही करनाल और कैथल में सीएनजी 80 रुपए 27 पैसे प्रति किलो बिक रही है। नोएडा में पीएनजी 45 रुपए 96 पैसे प्रति किलो आपको बता रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में पीएनजी 45 रुपए 96 पैसे प्रति। एससीएम आम लोगों पर महंगाई की असर देखने को मिल रही है।
आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इस बार फिर से तीसरी बार लगातार सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। आम लोगों पर सीधा असर महंगाई का पड़ रहा है, बढ़ती हुई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।